Hello. Hi. Good evening, everyone. Welcome to this session on 40-day study plan for SBI PO. जैसे कि आप लोगों को पता है SBI PO ने अभी रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन निकाला है। 1500 पोस्ट उन्होंने घोषित करी हैं और इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो बैंक में अपना सपना देखता है कि बैंक जॉब ज्वाइन करने के लिए। और SBI PO बीइंग द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स, वैकेंसी वाइज भी बहुत अच्छा आया है इस बार। लास्ट ईयर 600 वैकेंसीज थी और इस बार 1500 वैकेंसी आई है। तो इस बार बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करके इस एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो बेसिकली इस बात पे है कि कैसे हम एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये देखने के लिए कि अगर हमें एग्जाम में कुछ भी अच्छा करना है तो हमारा स्टडी प्लान क्या हो सकता है और कैसे हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं कि जो अभी हमारे पास टाइम बचा है, जितने भी दिन हैं 40-45 दिन, हम उसमें कैसे चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। तो आज का एजेंडा हमारा इस बात पे रहेगा कि हमारा एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में हम क्या क्या टॉपिक्स देख सकते हैं, किस तरह का हमारा सेटअप होना चाहिए एकेडमिक तैयारी का, वो सारी चीज़ों की। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आज हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार शायद एसबीआई पीओ का एग्जाम देंगे। अ, हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। साथ ही साथ हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस एग्जाम्स का कि प्रीवियस एग्जाम्स में कैसा रहा है और क्या उसमें पैटर्न रहा है, कौन से क्वेश्चंस के ज़्यादा वेटेज रही है, कौन से एरियाज को हम ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब जगह पे देखेंगे क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी और टिप्स अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। एक स्टडी प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा बेस्ड ऑन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको कितने दिन में हम टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि वो अपने पढ़ाई को पढ़ते तो बहुत घंटे हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन उसको प्लान आउट नहीं कर पाते। तो एक प्लानिंग वाला जो फेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी चीजें हमें कब कवर करनी है, किस स्पीड से कवर करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी हम कर सकते हैं जिसमें आपके जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग एग्जाम, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सेक्शन आपको कैसे अप्रोच करना है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम ले सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों पे और थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। अभी अनाउंसमेंट हुआ है तो अभी देखते हैं कि क्या क्या डेट है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 18 जून से और ये 8 जुलाई तक चलेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबिलिटी है, तो आप इसको तुरंत भर दें, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें। तो आज हम 24 जून में हैं तो अभी भी आपके पास अराउंड 2 हफ्ते हैं इसको एग्जाम को फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फीस जो है वो ऑनलाइन ही पे की जाएगी और वो भी 18 जून से 8 जुलाई के बीच में आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम जैसे कि आपको पता है पहले प्रिलिमिनरी स्टेज होगी जो फेज 1 कहलाता है, वो अराउंड अगस्त 2026 में होगा। तो ये मान के चलिए अभी आराम से 1.5 से 2 महीने का समय है। और जो उसका रिजल्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जाम जो होगा वो फेज 2 कहलाता है और वो भी सितंबर के लास्ट में शेड्यूल्ड है एज पर देयर कैलेंडर। तो ये मान के चलिए कि प्रीलिम एग्जाम हो जाए और उसके बाद रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद आपके पास अमूमन जनरली आपके पास 15 से 20 दिन का समय होता है। अगर थोड़े लकी हैं तो 25 से 30 दिन भी मिल सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलिए जो हिस्टोरिकली हुआ है 15 से 20 दिन का समय है। फिर आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन आपके एटीट्यूड पे, और बिहेवियर टेस्ट होता है। और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज ये फेज 3 कहलाता है। जो लोग मेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो इस फेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो जाके अराउंड अक्टूबर नवंबर में होगा और फाइनल रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के अराउंड आ सकता है। तो ये पूरा टेंटेटिव कैलेंडर हमारे पास सामने है। तो अगर आप देखें ओवरऑल 6 से 7 महीने का टोटल प्रोसेस है। और
डेढ़ महीने के करीब आपके पास है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम फेज 1 जो फिल्टरिंग प्रोसेस होता है उसमें आप जाएंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस एसबीआई कितना अलाउ करता है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन जो दोबारा लिख रहे हैं एसबीआई पीओ, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ चांसेस आप लिख सकते हैं वो 6 हैं। और बाकी जो कैटेगरीज हैं जिसमें ओबीसी और ये सारी अनरिजर्व जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी उसमें 9 चांसेस है। एससी एसटी और इन सब में नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि वो जितनी बार भी एग्जाम को लिख सकते हैं। और ये भी समझने की जरूरत है कि नंबर ऑफ चांसेस किसको काउंट किया जाता है। जिन्होंने अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ परसिमल लिमिट पार कर लिए वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई नहीं होते, मेंस में आप नहीं लिखते, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस में अपीयर हुए हैं और फिर आप इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुंचे, वो अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ चांसेस जो है वो डिपेंड करेगा आपने मेंस कितनी बार लिखा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ चांसेस काउंट होते हैं। और आपका अगर एक ही रिटन एग्जाम हुआ है, प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है, तो सीधे ही मेन एग्जाम हुआ है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं। तो अगर आपने प्रीलिम लिखा और आपका कभी क्लियर नहीं हुआ तो वो चांस नहीं काउंट होगा, मेन एग्जाम का ही चांस काउंट होगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन इस एग्जाम को लिख सकता है। तो एज लिमिट का इन्होंने कट ऑफ डेट निकाला है 1 अप्रैल 2026। अगर 1 अप्रैल 2026 से आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2026 के समय तक 21 साल के हो चुके हैं तो आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। ऐसे आप में से बहुत लोग होंगे जिनका ग्रेजुएशन तो शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन वो शायद अभी 20 साल के होंगे या फिर 20 साल कुछ महीने के होंगे, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं। तो इसमें एज लिमिट जो है उसकी कट ऑफ डेट का ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट है। उस समय तक आप 21 साल से ज्यादा होने चाहिए और 30 साल से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कट ऑफ डेट दी है 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026 तक आप ग्रेजुएशन हो चुके, ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। या फिर अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको अपना ग्रेजुएशन का रिपोर्ट, जो आपका प्रूफ है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर। तो इवन इफ अगर आप अभी थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम्स के समय हैं और अभी आपको कोई अभी आपके एग्जाम्स होने हैं तो अभी भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको 30 सितंबर 2026 की जो लास्ट डेट है उस समय तक आपको प्रूफ ऑफ पासिंग का ग्रेजुएशन एग्जाम वो देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स जिनके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है उनका भी जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है वो 30 सितंबर की कट ऑफ डेट को ही फॉलो करेगी। तो 30 सितंबर ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इनकी कट ऑफ डेट है। अब समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एसबीआई पीओ में किस तरह का होता है। तो इसमें एक फेज 1 एग्जाम होता है जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम है। फेज 2 मेन एग्जाम कहलाता है। इसमें इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, प्लस इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें एसेंशियली हम इसको भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब है जिसमें आपको लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग या एसे राइटिंग, इस तरह की चीजें रहती हैं। फेज 3 जो होता है वो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं और ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स हैं। तो 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा। फेज 1 जो फेज 1 क्वालिफाई करेंगे वो फेज 2 जाएंगे मेन एग्जाम में। जो मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो फेज 3 में इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज करेंगे। और साथ में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। लास्ट ईयर उन्होंने शुरू किया था। तो ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए। और जो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो जो आपकी इंटरव्यू पैनल होगी उसके पास दी जाएंगी। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट के टूल्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इट इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग जिसमें आपका एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके रिस्पॉन्सेज में कंसिस्टेंसी रहता है और आपके रिस्पॉन्सेज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, आप एक न्यूट्रल लॉजिकल प्रैग्मेटिक किस्म के इंसान है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के लिए भी ऐड ऑन किया गया जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है जिसकी जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए ही है बस। प्रीलिम्स का पैटर्न समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला जो हर्डल आपके सामने आएगा वो एसबीआई प्रीलिम्स एग्जाम आएगा। ये जैसे कि मैंने बोला ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम है। इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। एक इंग्लिश लैंग्वेज का,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली मैथ्स हो गया, और रीजनिंग एबिलिटी जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे 40 क्वेश्चन है और टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन है, उसके लिए भी 20 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है, उसके लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग्स है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज्यादा वेटेज है प्रीलिम्स एग्जाम में। 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 40, 30 और 30 मिला के 100 क्वेश्चन हुए, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएंगे वो 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप देखिए कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए करीब आधा मिनट है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अराउंड आपके पास 45-46 सेकंड है, मोटा मोटा समझे तो 40 सेकंड है, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 40-42 सेकंड आपके पास है। तो ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला है, कौन सा छोड़ने वाला है। हो सकता है कि आप सारे ना कर रहे हो, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आप, स्पीड बेस्ड एग्जाम है ये प्रीलिम्स वाला जो फर्स्ट हर्डल होता है, तो इसको मॉक्स बहुत सारे लिख के आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शनल टाइमिंग्स तो है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। तो आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ आएगा, और वो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉ किया जाएगा बेस्ड ऑन हाउ द पीपल हैव डन इन द एग्जाम। इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, और उसके बेसिस पे आपको मेंस एग्जाम के लिए बिठाया जाएगा। और जनरली ये माना जाता है कि जैसे जितनी वैकेंसीज है उसका 10 टाइम्स, यानी कि अगर 1500 वैकेंसीज है, मान लीजिए 15,000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली, एक रफ आइडिया है, वो जाके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज जो इससे है देखने वाली की सेक्शनल टाइमिंग्स है। मॉक लिखते समय सेक्शनल टाइमिंग का ध्यान रखें, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है, आप उसके थ्रू भी उतने ही टाइम लिमिट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करेगा, वही मेन एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होगा। अगर मेन एग्जाम के पैटर्न की बात करें, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो पहला सेक्शन जो होगा आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स टोटल होगा। तो इसमें कई क्वेश्चन जो होंगे वो 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स के भी मिलेंगे, डिफरेंशियल मार्किंग रहेगा। तो जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मे बी समझ लीजिए क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसका वेटेज ज्यादा होगा। इस सेक्शन के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी 50 मिनट की। तो 40 क्वेश्चन 50 मिनट। अब देखिए पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि अराउंड 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट थे, इधर 40 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे। अब इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखे, लेकिन जनरली रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बहुत मिनिमल क्वेश्चन, लेकिन आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस आपको है तो उससे काम चल जाता है। फिर एक सेक्शन आएगा आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। सो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब है एक तो बैंकिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, जो बैंकिंग सेक्टर में चीजें होती हैं, उनकी वर्किंग, वो सारी चीजें आपको पढ़ी होनी चाहिए। बेसिक जो इकोनॉमी चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इन चीजों के लिए 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स का होगा। इसके लिए 45 मिनट है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। जनरली बच्चे इस सेक्शन को 20 से 30 मिनट में आराम से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आपको वर्कआउट तो कुछ नहीं करना होता, आपको आंसर पता है या ऑप्शन के थ्रू वर्कआउट कर सकते हैं, तो उसमें समय ज्यादा लगता नहीं। लेकिन हाँ, इसमें कोई डिफरेंशियल मार्किंग नहीं है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन है, वो 20 मार्क्स के, उसके लिए भी 40 मिनट मिलेंगे। इसमें भी टाइम लिमिट सफिशियंट है। और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स है, तो ये तकरीबन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एसबीआई पीओ के लिए हम ये मान के चलिए कि इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा आएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स के अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है वो थोड़े कम रहेंगे। लेकिन ये सेक्शन डेफिनेटली लेंदियर होता है, इसलिए आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में ही 60 मार्क्स इन्होंने दिए। ओवरऑल आपके पास 3 घंटे का समय। सो प्रीलिम्स और मेंस में आपका स्टेमिना मेंस में ज्यादा चेक होता है, प्रीलिम्स में आपका स्पीड चेक होगा। तो 3 घंटे का एग्जाम वर्सेस 1 घंटे के एग्जाम में बहुत फर्क है। तो मेंस एग्जाम की तैयारी जब आप करें तो खूब सारे मॉक लिखें, ताकि आपको 3 घंटे एग्जाम में बैठने का स्टेमिना बिल्ड हो। कई बार ये होता है, हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन माइंड टायर्ड हो जाता है कुछ समय बाद। तो अगर आप मॉक्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको रियल टाइम सिनारियो देगा, रियल टाइम एनवायरनमेंट देगा, जिसके थ्रू आप अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो 3 घंटे में आपके पास 200 मार्क्स ऑन टेबल होंगे और 170 क्वेश्चंस उसमें हैं।
तो ये पूरा पैटर्न जो रहता है ये मेन एग्जाम का रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की 3 घंटे काफी सफिशिएंट समय है। और जैसे मैंने बोला कि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन है, तो अराउंड 1.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 1 सवा 1 मिनट करीब मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 1 मिनट है, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए करीब 45 सेकंड है। तो ओवरऑल इस सेक्शन में स्टेमिना चेक होगा। 3 घंटे का पेपर है, चारों सेक्शंस में आपको अच्छा करना है। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगी, तो आपको हर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी है। हालांकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। तो कट ऑफ बिल्कुल ही आपने खराब कर दिया पेपर तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही कैरी फॉरवर्ड होगा मार्क्स, और वो आपके मेंस के मार्क्स ही अफेक्ट करेंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसे मैंने बोला कि हर कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ्स की मैंने बात करी, आपको टेस्ट 1 2 3 4 मतलब जो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसमें मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने देखा था कि प्रीलिम्स एग्जाम में अराउंड 1500 सीट्स हैं, तो 10 गुना यानी कि 15,000 लोगों को तकरीबन वो आपको मेंस के लिए बुलाएंगे। अब इसमें ये होगा कि अप टू 3 टाइम्स, यानी कि अगर 1500 सीट है तो मान के चलिए 4500 लोगों को कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से जितनी सीट्स हैं उसमें नोटिफिकेशन में, उसका 3 टाइम्स वो लोग इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज की स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन देखिए किस चीज पे डिपेंड करता है। फाइनल सिलेक्शन में फेज 2 और फेज 3 दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। विच मीन्स कि फेज 2 और फेज 3 दोनों क्वालिफाई होने का मतलब है कि आपका मेंस एग्जाम जो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव दिया था वो, और उसके मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे जो आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज रही होगी, वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके मेंस में 200 में से मान लीजिए 90 मार्क्स आए फॉर एग्जाम्पल, और कट ऑफ है करीब 75। तो एक तरीके से 75 का कट ऑफ है आपकी कैटेगरी में, और आपके 90 मार्क्स है, तो आपने 15 मार्क्स का एडवांटेज लिया है ना। तो ये, और एक दूसरा कैंडिडेट है कि 75 की कट ऑफ में उसके मान लीजिए 78 मार्क्स है, उसके पास केवल 3 मार्क्स का एडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं जिसका 15 मार्क्स का एडवांटेज है ओवर द कट ऑफ, उसका चांस बेटर हो जाएगा, क्योंकि जब वो मार्क्स स्केल किए जाएंगे तो उसका इंटरव्यू अगर थोड़ा सा 19-20 भी होता है एज कंपेयर टू दूसरा कैंडिडेट, तभी भी उसका हायर चांस रहेगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर कट ऑफ कुछ भी जा रहा है 75 80, जो भी जाता है कट ऑफ मेंस का, आपके मार्क्स उसमें कोशिश करके कम से कम 12 से 15, जितने अपसाइड तो कुछ भी नहीं है, अपसाइड तो 30 40 हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 12 से 15 मार्क्स ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि वही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड कर। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। कई बार इसको हम थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कई कैंडिडेट्स का देखा है कि उनका जो आपका टेस्ट एरियाज 1 2 3 4 है, जो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट्स वाला डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, वो क्लियर होता है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। उसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उनका मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती है। तो ये समझना जरूरी है कि डिस्क्रिप्टिव की अलग से प्रिपरेशन भी जरूरी है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट एरियाज पे ज्यादा फोकस कीजिए, लेकिन दिन का, जब अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, आपके पास 15 से 20 दिन का समय, तो दिन का आधा घंटा आप डिस्क्रिप्टिव को भी दे सकते हैं। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होता है जो वो 3 घंटे का है, एक आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया जाएगा। उसमें क्या चीजें होंगी, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रही होगी, जैसे ईमेल्स होगा, सिचुएशन एनालिसिस होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगा, प्रेसेस राइटिंग। तो ईमेल्स में आपको, बिकॉज आज देखिए आजकल सारा काम ईमेल्स पे होता है, एज बैंकर्स भी आप लोग ईमेल कर रहे होगे, तो आपको दो में से एक ऑप्शन ईमेल का लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से लिखी जाती है, क्या सैल्यूटेशन है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे आप ग्रीटिंग्स करते हैं, कैसे आप उसको क्लोज इन करते हैं, है ना। सिचुएशन एनालिसिस, उसमें भी आपको एक में आउट 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो आइदर रिपोर्ट राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, एनी 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन,
दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग या प्रीसिस राइटिंग, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। और लाइक आई सेड कि आपको इसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर करना है, बिना डिस्क्रिप्टिव क्लियर करे होगा नहीं। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ सपोज मान के चलिए आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था मेंस वाला, उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होगा। तो देखिए दोनों एंड पे बैलेंस बना के चलना है कि जो मेंस में ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है एमसीक्यू वो क्लियर हो, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव की बात आएगी। अगर किसी का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर ही नहीं क्लियर हुआ मेंस का, उसका डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका वहां तो कट ऑफ से ऊपर चले जाए मेंस वाला पेपर ऑब्जेक्टिव वाला, और डिस्क्रिप्टिव की वजह से आप रह जाए। तो इसकी अलग से प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि टॉपिक वाइज ब्रेकअप क्या हो सकता है, और टॉपिक वाइज ब्रेकअप में हम क्या देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग सेक्शंस को देख सकते हैं, और स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन को नजर मारते हैं ना। रीजनिंग के सेक्शन में आप देखेंगे कि कई टॉपिक्स हैं, जैसे पजल्स। हर एक टॉपिक का हमने कोशिश करके ब्रेकअप दिया हुआ है, और आप देखेंगे जैसे पजल्स है, पजल्स के अराउंड 12 से 27 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आप 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मेंस में भी 20 से 23 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आप मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सोचिए टोटल क्वेश्चन रीजनिंग में हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम में 30 होते हैं, उसमें से हम कह रहे हैं 15 से 18 या 20 क्वेश्चन अगर सिर्फ पजल्स के आ रहे हैं, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, प्रीलिम्स एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए एक 0 to 5 का दिया हुआ है, लेकिन ये एक टॉपिक है जिसको आपको कवर करना चाहिए, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है। मेंस में देखिए इसका चांस बहुत ही कम है आने का, 0 to 1 लिखा है तो बहुत ही लेस चांस है कि आए, क्योंकि इजी है टॉपिक है। डायरेक्शन सेंस जैसे 0 to 3 लिखा है, एक आध क्वेश्चन, ये 4 to 4 लिखा है, 0 to 4 होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेंस भी ब्लड रिलेशन की तरह एक काफी इजी टॉपिक है। तो जनरली एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स और मेंस में ये टॉपिक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में, मेंस में भी कभी हुआ तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी सिंबल एंड नोटेशन इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक भी आप देखिए, ये भी लिखा है 0 to 5, 0 to 4। इस क्योंकि देखिए लायन शेयर तो सारा आपका पजल्स ले गया 30 में से। अब बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो एक एक क्वेश्चन आ गया, कभी किसी शिफ्ट में आ गया, किसी शिफ्ट में नहीं आया। लेकिन एज अ कैंडिडेट, एज एन एस्पिरेंट, आपकी कोशिश तो यही होगी कि जो जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन्ड है आप उनको अच्छे से करके जाएं। सपोज आपकी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग आ गया, आपकी शिफ्ट में सिलॉगिज्म आ गया, दूसरी शिफ्ट में हो सकता है इनइक्वालिटीज डायरेक्शन सेंस आ जाए, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई टॉपिक ना करके जाना, बिकॉज पजल्स तो बनेंगे बट ये टॉपिक्स भी हम कवर अप कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक टॉपिक है जिसको आप देखेंगे कि 0 to 5 और 0 to 5 लिखा है, इसका मतलब है एक आध क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट, देखिए इनपुट आउटपुट का प्रीलिम्स में इतना वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ देखिए ये टॉपिक इनपुट आउटपुट ऐसा है जिसका मेंस में अच्छा खासा वेटेज है। 3 to 5 क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो शायद आप बोल सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। डेटा सफिशिएंसी जनरली प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन कई बार आ भी सकता है किसी शिफ्ट में। लेकिन मेंस में जनरली देखा जाता है डेटा सफिशिएंसी 2 से 4 क्वेश्चन, कि 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें हम स्टेटमेंट एजम्पशन और कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इन सब की बात करते हैं, इस टॉपिक का प्रीलिम्स में कोई चांस नहीं, एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंदियर रीडिंग वाले होते हैं। और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन 5 to 8 क्वेश्चन, ये भी डील चेंजर, डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि अगर इसके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन मान लीजिए 1.5 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग में मिल सकते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मिसलेनियस अलग अलग तरह के क्वेश्चन 0 to 5 है, तो वो भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते
तो अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग है, बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट भी एक टॉपिक है, और डेटा सफिशिएंसी, ये तीन टॉपिक को हम एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं जो हमारे मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हमने लिस्ट आउट कर दिया कि जो टॉपिक्स मेन और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें पजल्स, ऑब्वियसली, डिडक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, तो ये तीन टॉपिक आप देख सकते हैं जिसको प्रीलिम्स और मेंस का बैकबोन माना जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और सिंबल नोटेशन, ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स के टॉपिक है, मेनली फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स बिकॉज दीज आर इजी टॉपिक। सी, ऑब्वियसली वी ऑलवेज सजेस्ट यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इट फॉर द मेन एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए नेग्लेक्ट मत कीजिए, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि मेन एग्जाम में आएगा। आप देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। अगेन, हम ये नहीं कह सकते कि इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि वो प्रीलिम्स में आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं वो प्रीलिम्स में नहीं आएगा। डेटा सफिशिएंसी श्योर, वो प्रीलिम्स में कभी एक आध क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जाए, लेकिन मेनली मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। और अगर मैं क्लर्क प्रीलिम एग्जाम की बात करूं, तो इसके अलावा आप सेट ऑफ नंबर्स और सीक्वेंस वर्ड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बात कर लेते हैं कि क्या आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए आंसर करने के लिए। देखिए टू बी ऑनेस्ट, ये तो बात सही है कि चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपका ऑर्डर होना चाहिए। कि ये तो ठीक है कि हर एक किसी ने अपने ही ऑर्डर से उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग, टॉपिक में कितना कंफर्टेबल हो आप, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरली एक टेंटेटिव ऑर्डर माना जाता है कि आपको कैसे अपने एग्जाम को पेश करना चाहिए, किस तरीके से प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो एक सजेस्टेड ऑर्डर ये है कि आप एनालिटिकल रीजनिंग से शुरू करें, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग जनरली इजियर होती है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन तीनों ही एक इजी टॉपिक है। अगर ये इजी टॉपिक है तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये आप जल्दी कवर कर सकते हैं। तो आपका पहला कोशिश ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको समझ में आएगा, आप जल्दी कर पाओगे, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं इसके। उसके बाद सिंबल नोटेशन बेस्ड कंक्लूजन्स, ये भी टॉपिक है जो काफी इजी माना जाता है। तो जब आप कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड रिलेशन कर लीजिए तो सिंबल नोटेशन पे आ सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट और डिसीजन मेकिंग में जा सकते हैं, ये मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन प्रीलिम्स में भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद डिडक्शन और सिलोगिज्म में जा सकते हैं। लास्ट में देखिए लिखा है पजल्स, ऑलमोस्ट लास्ट में जाके आप पजल्स अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पजल का टॉपिक आपको सीधे सीधे मार्क्स देता है। और प्रीलिम्स की पजल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, कम वेरिएबल्स की होती है, जल्दी बन जाएगी। मेंस की पजल्स में थोड़ा समय लग सकता है। अगेन उसके बाद डेटा सफिशिएंसी अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगेन ये एक टॉपिक है जो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट आपका जो अटेम्प्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग डेफिनेटली कंफ्यूजिंग भी होता है, ऑप्शंस भी काफी ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से करना होता है, तो इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग को आप लास्ट के लिए रख सकते हो। तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर ये रहना चाहिए आंसरिंग के लिए। तो जैसे मैं रिपीट कर दूं, एनालिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, फिर सिंबल बेस्ड नोटेशन, उसके बाद इनपुट आउटपुट, डिडक्शंस, पजल, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ समय से आई नहीं है, तो उसको आप मान के चलिए वो नहीं आएगी, और इसलिए बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करना भी कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि वो आई नहीं है बहुत समय से किसी भी एग्जाम में, तो हम उसको अवॉइड ही कर सकते हैं। ठीक, एक और चीज जो आपको डूज एंड डोंट्स में देखिए कि आपको ना क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा, आप फंसोगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है, या आपको डाउट रहेगा, तो आप यू डोंट वांट टू स्टार्ट ऑन अ बैड नोट, यू ऑलवेज वांट टू स्टार्ट जिसमें आप फर्स्ट राउंड में आप इजी क्वेश्चन करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और एक सेंस ऑफ एग्जाम आप जो दे रहे हैं, आपको एक आइडिया लगेगा कि ठीक है आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट मत कीजिए, सेट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक पूरा सेट सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सेट मिल गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इजी हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिंबल नोटेशन, डायरेक्शंस एंड पजल्स,
ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेटेज ऑफ क्वेश्चन देखें तो क्रिटिकल रीजनिंग का जनरली मोर वेटेज देता है, कभी कभी लेस भी होता है, लेकिन हाँ पजल्स का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। एक चीज जो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट है वो है कि पजल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पजल एक इंपॉर्टेंट दोनों जगह, प्रीलिम्स में भी और मेन में भी। और अगर एक नोट हम क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी पुट कर दें, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एजम्पशंस के स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये मान के चलिए मेंस में आपको आराम से कुछ नहीं तो 6 से 9, 6 से 10 नंबर का अटेम्प्ट करने को मिल सकता है। और कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, आप प्रीलिम्स के मॉक्स देते हुए देखते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, तो आप लास्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस में जाके आप क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी करते हो, लेकिन उस समय इतना समय होता नहीं है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि क्रिटिकल रीजनिंग को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हुए, ठीक है आप ज्यादा समय ना दीजिए लेकिन कुछ समय देते रहिए, उसके बेसिक्स करते रहिए, ताकि आपको रहे कि हमें कैसे करना है। आई थिंक स्लाइड थोड़ी स्टक हो गई थी, आई थिंक इट इज वर्किंग राइट नाउ, सो आई होप इट इज, या। सो दिस इज अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको मेंस में इंपॉर्टेंस देंगे, और मेंस में आप इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन दिन के 15-20 मिनट, आधा घंटा क्रिटिकल रीजनिंग को भी दिया जाए, ज्यादा नहीं। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन दे सकते हैं, ताकि मेंस के समय जब आप प्रीलिम्स क्लियर करें तो आपके सामने एकदम से ये सिचुएशन ना हो कि आपने बिल्कुल भी क्रिटिकल रीजनिंग ना किया हो। क्योंकि जनरली ये होता है कि प्रीलिम्स के आप मॉक्स लगाएंगे, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, और आपका शायद फोकस उस पर रहेगा नहीं। तो ये भी ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक, देखिए अल्टीमेटली तो आपका जो डिसाइड होना है वेटेज, वो मेरिट डिसाइड होना है मेंस के मार्क्स से। तो अगर मेंस के मार्क्स से डिसाइड होना है तो कहीं ना कहीं उसको भी हमें लॉन्ग रन में रखना है। ठीक है प्रीलिम्स क्लियर करना है, बट मेंस के मार्क्स ही आपको मेरिट तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग को एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानिए, ठीक है मेंस का ही पार्ट मानिए, लेकिन उसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हुए आगे कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपको अपने लिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक किस में आ रहे हैं। और जब आप मॉक्स लगाएंगे, तो प्रीलिम्स के मॉक लगा रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि हर मॉक में वही टॉपिक आ रहे हैं, तो आप एक ऑर्डर अपने मेंटली भी बना सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिलोगिज्म थोड़ा आसान लगता है तो आप पहले उसकी तरफ जा सकते हैं, हो सकता है आपको कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन आसान लगता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपका एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। हम तो सिर्फ अपने बेसिस, अपने एक्सपीरियंस पे जो मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं वो चीज आपको एक बता रहे हैं, और इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं, लेकिन वट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है ना, वन फिट ऑल तो है नहीं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम क्या आपको रिक्वायर्ड है अच्छा करने के लिए सेक्शन में। सो गुड लॉजिकल स्किल्स, ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि आपको गुड लॉजिकल स्किल्स चाहिए। रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, उसका कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उसको कैसे इंटरप्रेट करो। हर क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ सिचुएशंस दी होंगी, उसको आप कैसे इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ना एनालिटिकल पजल्स जो है वो 50 to 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये हमने बात की पजल्स का इंपॉर्टेंस, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर ही पजल्स पे डिपेंडेंट है। तो आपको उन क्लूज को काम करके कैसे, कहाँ से वो पजल शुरू किया जाएगा, कई बार बोलते हैं पजल खुलेगा कहाँ से, तो कुछ लाइंस होंगी, उन लाइंस को आपको इंटरप्रेट करना है सही से, और वहां से पजल शुरू करना है। अगर पॉसिबिलिटी वाली पजल्स है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। तो जब आप डिफरेंट टाइप की पजल सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह की, बॉक्स अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो आपको वो सारे जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, जितने भी उसमें कंडीशंस आती हैं, हर कंडीशन का आपको एक आइडिया होगा, और उन्हीं कंडीशन को पढ़ते हुए आप अपने पजल्स को बनाना शुरू करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट है, इसमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेंशन नहीं होगा लॉजिक, लॉजिक आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। तो जितना आपका एक्सपोजर टू मोर क्वेश्चंस होगा, जितने आपने क्वेश्चंस किए होंगे अलग अलग लॉजिक लगाते हुए, वो आपको हेल्प करें। जैसे कि सीरीज में होता है क्वांट्स में, आप अलग अलग लॉजिक से सीरीज वर्कआउट करते हो, लेकिन लॉजिक आपको मेंशन नहीं होता, आपको वो पैटर्न स्टडी करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह की अपना क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि आप
अलग अलग सिचुएशंस में देखो कि ऐसे नहीं सोच सकते तो ऐसे सोच लो, ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है। तो वो तभी होगा जब आप डिफरेंट लॉजिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगेन, बिकॉज ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से इजियर क्वेश्चंस होते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इनइक्वालिटीज और सिंबल नोटेशन अगेन इजी है, स्कोरिंग एरियाज हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, अब मैंने इसको तो काफी बात कर ही ली है कि आंसर्स विल बी क्लोज, सी लाइक आई सेड आंसर ओवरलैपिंग होते हैं। बाकी जगह क्या होता है, रीजनिंग बिल्कुल आपको मैथ्स की तरह चलता है, आंसर श्योर होता है, निकल गया तो यही आंसर है, आपको दिख जाएगा आंसर। यहाँ क्या होगा, इंटरप्रिटेशन है आपका, एजम्पशन है, कंक्लूजन है, इन्फ्रेंस है। तो आपके बहुत सारे क्लोज ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ओवरलैपिंग आंसर, आपको लगेगा ये भी सही है ये भी सही है। तो आपको हंच के साथ भी जाना पड़ता है, और ये हंच बेटर होते जाता है, आपका गट फीलिंग बेटर होते जाएगा जब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, आप बेसिक्स पढ़िए सारी चीजों का, लेकिन जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका हंच डेवलप होगा। और आपको प्योर लैंग्वेज स्किल्स पे भी इसको देखना चाहिए सेक्शन को, ये भी आपको हेल्प करेगा। कहाँ से आप पढ़ सकते हैं? एक तो टाइम के मॉक्स से, बहुत अच्छे मॉक्स हैं, टाइम अपडेटेड मॉक्स रहते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं मॉडल क्वेश्चंस, उसके बेस पे हर साल नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। और बहुत अपडेटेड मॉक्स मिलेंगे आपको। और ऐसी स्टडी बुकलेट और जो हैंडआउट्स है, क्लास हैंडआउट्स, उसमें भी आप देखेंगे कि अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट मेंशन्ड होता है कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। तो जब आप पेपर पैटर्न पे बिल्कुल पैनी नजर रखते हो कि यार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप उसी की प्रैक्टिस करो, तो कहीं ना कहीं आप अपना टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप रियल टाइम पेपर को मैच कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर एप्लीकेशन। सी, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अगर उस तरह के क्वेश्चन आपने मॉक्स में कर रखे जो कि आपको टाइम के मॉक में मिलता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल एक स्टैंडर्ड बुक है, उसको कर सकते हो, बी एस सिजवाली भी कर सकते हो। एंड प्रीवियस पीओ पेपर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी केस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, या पीओ पेपर्स हैं, आईबीपीएस के हो, एसबीआई के हो, आप उनको करोगे तो आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आता है, सेंस ऑफ द लैंग्वेज समझ में आता है कि किस तरह से प्रेजेंटेड है क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वांट्स और डीआई की बात करते हैं। तो अब क्वांट्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके भी अराउंड आपके पास प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास, है ना। तो इसमें आप देखेंगे क्वाड्रेटिक कंपैरिजन है, जैसे 0 to 6 क्वेश्चन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के होंगे, जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, उनको कंपेयर करना होगा एक्स और वाई के टर्म पे। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक कंपैरिजन जनरली प्रीलिम्स का टॉपिक है, मेंस में कभी कभार शायद आ जाए तो आ जाए। अप्रोक्सीमेशन तो डेफिनेटली आएगा, तो प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में नहीं आएगा। नंबर सीरीज अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में आएगा तो इजियर आएगा, मे बी मिसिंग नंबर सीरीज आ जाएगा। लेकिन मेंस में भी नंबर सीरीज आता है, और मेंस में जो नंबर सीरीज आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा, कभी नंबर सीरीज आएगा इस तरीके से कि आपको पैटर्न पहचान के एक नई सीरीज बनानी होगी, है ना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चन टाइप्स आप देखेंगे इसमें। तो नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट, लेकिन एसेंशियली कॉन्टेक्स्ट वही है कि नंबर सीरीज में लॉजिक क्या है, उस लॉजिक के बेसिस पे आगे आपको बढ़ना है। फिर इंडिविजुअल क्वांट क्वेश्चन, जिसको हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, एवरेजेस, मिक्सचर्स। ये प्रीलिम्स में आपको 8 से 14 लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन आप मान सकते हैं प्रीलिम्स में आएंगे। और मेंस में यही नंबर अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन का आप मान सकते हैं, 3 से 6 लिखा है तो एक रेंज हम 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो क्योंकि आप देखिए क्या होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में डीआई बहुत लेंदी नहीं आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और कम आती है, 10-12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वांट्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस पेपर में आप जाते हैं, वहां पे क्वांट्स क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं और डीआई का वेटेज बढ़ जाता है। तो ये मान के चाहिए चलिए कि मेंस में जो आपका पेपर क्लियर होगा, वो डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से क्लियर होगा, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन, आप देखिए आपके पास 30 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी, और 30 क्वेश्चन है मेंस में भी। मेंस में भी 30 और प्रीलिम्स में भी 30। अब आप देखिए इस 30 में से 20 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वो केवल किसके आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो अराउंड 30 में से ये मान के चले 50 to 60% क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के।
तो डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डील ब्रेकर है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली ये वाले टॉपिक, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, पॉइंट्स क्वेश्चन, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। डीआई भी इजी आता है। डेटा सफिशिएंसी अगेन यहाँ पे नहीं आएगा प्रीलिम्स में। डेटा कंपैरिजन प्रीलिम्स में नहीं आएगा। मैच द कॉलम कंपैरिजन प्रीलिम्स में नहीं आएगा। ये सारे आएंगे तो किस में आएंगे? मेंस में। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है, रीजनिंग की तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें क्लियर कट पता है डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है, डेटा कंपैरिजन नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है ना प्रीलिम्स में आपके पास। तो मेंस में आपके पास टाइम होता है, मेंस में आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप क्वेश्चन लेंदी भी दे सकते हैं, उसको आप कर सकते हो। तो इसलिए ये टॉपिक डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन और मैथ्स का कॉलम, ये तीनों टॉपिक आपको कहाँ दिखेंगे? मेंस में। चलिए एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक प्रीलिम और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा सीरीज, लेकिन सीरीज का स्वरूप बदल जाएगा मेंस में। डीआई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन, अर्थमेटिक टॉपिक्स जिसमें आप इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एवरेजेस, ये क्वेश्चन ये दोनों जगह दिखाई देंगे श्योर। ये मैं मान सकता हूँ कि अर्थमेटिक प्रीलिम्स में ज्यादा है, मेंस में कम आए। क्वाड्रेटिक प्रीलिम्स में ज्यादा है, मेंस में कम आए। सीरीज प्रीलिम्स में और मेंस में बराबर आए, ठीक है। लेकिन डीआई जो है वो प्रीलिम्स में थोड़ा कम आएगा लेकिन मेंस में ज्यादा आएगा। और डीआई जो प्रीलिम्स में आएगा वो बहुत टफ नहीं होगा, लेकिन जो मेंस में आएगा वो अच्छा खासा लेंदी और बढ़िया होगा। एसबीआई पीओ तो जाना जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ना। कुछ टॉपिक है जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पर मेन के लिए ऑब्वियसली आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ये दोनों स्पीड बेस्ड टॉपिक है तो प्रीलिम को सूट करता है बिल्कुल, प्रीलिम के पैटर्न पे चलता है। फिर आपके पास जो टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आज दिन प्रीलिम, देखिए हम सेफर साइड में तो हम बोलते हैं कि आज दिन प्रीलिम, बट जनरली आएगा तो बहुत इजी आएगा, जनरली आएगा ही नहीं। तो उसमें जैसे हमने बोला डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन, क्वांट बेस्ड डीआई। तो क्वांट बेस्ड डीआई ना डेफिनेटली मेंस का टॉपिक है। बिकॉज क्वांट बेस्ड डीआई में क्या होगा, आपके पास मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, या फिर मान लीजिए आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल 2016-17 के बाद से एसबीआई पीओ ने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनाने शुरू करे, जिसमें आप अर्थमेटिक का नॉलेज डीआई में लगाते हो। तो ये चीज है। कई ये टॉपिक आप मान सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन और क्वांट बेस्ड डीआई, ये आपके मेंस के टॉपिक है, प्रीलिम्स में दिखेंगे श्योर। इसमें डेटा सफिशिएंसी एक आध क्वेश्चन दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज नहीं। और अगर क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा आएगा, डीआई कम हो जाएगा। देखिए क्लर्क प्रीलिम और थोड़ा इजियर पेपर होता है तो उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वो ज्यादा वेटेज ज्यादा कर देते हैं और डीआई की क्वेश्चन कम कर देते हैं। चलिए अब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सम, पहले आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए बिल्कुल 100%, क्योंकि ये जल्दी करने वाले हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक कंपैरिजन में जा सकते हैं, फिर इंडिविजुअल क्वांट क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन ऑफ सेट्स इन डीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डीआई में सिलेक्शन ऑफ सेट, कौन सा सेट करना है कौन सा नहीं करना है, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन ईच डीआई सेट, ये भी बढ़िया है। देखिए मान लीजिए एक डीआई का सेट है, इसमें उसने आपको 5 क्वेश्चन दिए, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 4 क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर लो, इतना इजी हो। लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन जो हो वो स्पीड ब्रेकर हो और उसमें आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाए। तो आपको वहां चतुराई ये दिखानी है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन डीआई सेट आपको समझ में आ गया, आप कर लोगे, लेकिन आपको दिख रहा है उसमें लेंदी कैलकुलेशन है, तो 1.5-2 मिनट में तो आप 3 क्वेश्चन कहीं और निकाल दोगे ना। जब सब क्वेश्चन का 1 मार्क्स है तो वाई, यू नो, why waste your time for one question in 2 minutes, rather than उसको आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो। अच्छा, सही सेट का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा है लीव केसलेट, केसलेट कई बार स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसको बाद के लिए कर सकते हो। किसी को हो सकता है किसी और सेट में समझने में दिक्कत होती हो तो आप उसको बाद के लिए कर सकते हो। कई बार डेटा जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन क्वेश्चन सिंपल होते हैं, और कई बार आपको डेटा बहुत इजी लगता है लेकिन उसमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। तो ये जो कॉल है, ये जो डिसीजन है, यही आपका डिसीजन है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे मॉक्स में तो आप देखोगे अच्छा ये डीआई दिख रहा है, बार ग्राफ को बहुत आसान जैसा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा।
लेकिन कई बार डीआई डिफिकल्ट दिख रहा होगा, कोई स्पाइडर वेब ग्राफ आ गया या कोई फनल ग्राफ आ गया, आपको लगा पता नहीं क्या बना दिया, या 3D ट्रायंगल आ गया, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। तो ये जब आप डिफरेंट सेट्स करते हो, तो आपका जो हंच है, गट फीलिंग है कि मेरे को ये सेट करना है, ये छोड़ना है, वो आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तब आप रियलाइज करोगे कि आप बेटर पोजीशन पे। तो इसका भी यही तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, डीआई को टाइम बाउंड करके कीजिए। देखिए आपको ये समझ में आता है कि 10 क्वेश्चन डीआई में आए, 5-5 क्वेश्चन 2 सेट में, चलो मैं इसमें से 4 कर लेता हूँ, इसमें से 3 कर लेता हूँ, बाकी 3 छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मैं बाकी कुछ और कर लूंगा। तो ये जो चैलेंज है कि ऑफ पिकिंग द राइट क्वेश्चंस इन द राइट सेट, वो इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली यूज अप्रोक्सीमेशन वेयर सुटेबल। आपके पास मल्टीपल चॉइस होगा, कोई क्वेश्चन विदाउट मल्टीपल चॉइस होएगा ही नहीं। तो अगर आपको कोई परसेंटेज निकालना है, कोई डिफिकल्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कोशिश कीजिए आप अप्रोक्सीमेशन यूज कीजिए, ऑप्शंस का यूज कीजिए और उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि देखिए वहां पे किसी ने आपका मेथड नहीं देखना है, किसी ने आपका कैलकुलेशन पूरा एग्जैक्ट नहीं देखना है। ऑल दे नीड इज द राइट आंसर टू बी टिक्ड। तो अगर आपको 16.3 निकालना है, तो आप 16 दिख रहा है एक ऑप्शन में, और उसके आंसर आप उसके आसपास मार्क कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद क्वांट्स पढ़ाता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, एवरी टाइम आई टेल पीपल टू डू इट अप टू 20, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू डू टिल 25 एटलीस्ट। लेकिन अगर आप 20 तक भी करोगे तो बेयर मिनिमम करना ही करना। नंबर पहचानना आपको आना चाहिए कि अगर मैंने 112 लिखा, तो आपके दिमाग में 16x7 भी आना चाहिए, और आपके दिमाग में 14x8 भी आना चाहिए। आप मेरे से पूछोगे तो 28x4 भी आना चाहिए, और 56x2 भी आना चाहिए। लेकिन चलो हम इसको मानते हैं ये ना आए, लेकिन ये तो आना चाहिए, 16 का टेबल और 14 का टेबल। नंबर आपको क्या कहानी सुनाता है, उस नंबर से आप क्या निकाल सकते हो, वो सारा इस चीज पे डिपेंडेंट है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 से 25 तक मिनिमम स्क्वायर आने चाहिए। जो स्टूडेंट अच्छा करेंगे, आप देखोगे उनको 1 से 50 तक स्क्वायर्स याद होते हैं। जितना होगा उतना जल्दी आएगा आपको, राइट, जितना आपने याद किया होगा। क्यूब्स चलिए आप 1 से 20 तक याद कर सकते हैं क्यूब्स में। क्यूब्स के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ 1 से 20 तक कर लीजिए स्क्वायर्स, 1 से 25 तक, या आपकी मर्जी 1 से 50 तक। रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे 1/4, 1/4 कितना होता है? 25%। तो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी प्रिपरेशन सीरियसली करता है, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ता ही पढ़ता है। आप मेरे को कोई कैंडिडेट ला दो जिसने परसेंटेज टू फ्रैक्शन ना पढ़ा। आप कोई कैंडिडेट बता दो जिसने रेशियो मेथड ना यूज किया। 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6 उसने ना बोला हो। वो आएगा कैसे? क्योंकि 20% 1/5 है, 1 से बड़ा तो 5 से 6 हो गया। तो रेसिप्रोकल वैल्यूज, इजी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे 22.22, ये इजी नहीं है, आपको पता होना चाहिए 2/9 है। आपको दे दिया 31.25, आपको पता होना चाहिए 5/16 है। जिसको पता होगा वो जल्दी सवाल करेगा, बेटर अप्लाई करेगा, वो जीतेगा। तो आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं टाइम में, तो हम इसको बहुत फोकस करते हैं रेसिप्रोकल वैल्यूज पे। फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, यू शुड नो, इंटरचेंजेबली। सो कोई बोले 80%, तो आपके मुंह से निकले 4/5। कोई बोले लेट्स से 3/4, आपके मुंह से निकले 75%। इट शुड बी सच, इट शुड बी 37.5%, 3/8। तो आपका वैल्यूज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100, ये सिंपल है। जैसे 100 में से माइनस करके कितना आएगा। परसेंटेज कैलकुलेशन की आपको ओरली आदत होनी चाहिए। आपको 15%, 55%, 12% ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन में आपको रूट्स निकालनी आनी चाहिए। बेसिक अर्थमेटिक में आप शॉर्टकट्स ढूंढिए, फैकल्टी से पूछिए क्या शॉर्टकट हो सकते हैं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो सकता है, क्वेश्चन को कैसे फील करते हैं और जल्दी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली टाइम के मॉक से। आर एस अग्रवाल एक अच्छी बुक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ढिलो पब्लिकेशन का बुक लिया जा सकता है, श्योरली। और प्रीवियस पीओ पेपर्स, अगेन ये तो हर जगह ही करना है आपको, कि प्रीवियस जो आपके पीओ के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, वो याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा टाइम देते हैं इंग्लिश सेक्शन को। इंग्लिश सेक्शन में आप देखेंगे बैंक का पेपर जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे इंग्लिश सेक्शन में हमें पता है कि प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन है, और मेंस में भी 40 क्वेश्चन है। यहाँ पे इनका वेटेज 40 मार्क्स का है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स लिख देते हैं यहाँ पे।
और मेंस में इनका वेटेज 20 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से इसका डिवीजन भी होगा। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आ रहा है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। क्लोज टेस्ट भी दोनों में एक्सपेक्टेड है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। पैराफॉर्मिंग क्वेश्चंस दोनों में एक्सपेक्टेड है कुछ कुछ। फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन थोड़े बहुत दोनों में। एक सिनोनिम एंटोनिम है जो जनरली प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन मेंस में थोड़ा कभी कभार आ सकता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है मेनली, मेंस में थोड़ा कम आएगा। मिसिंग पैराग्राफ प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा, पैरा कंप्लीशन जिसको बोलते हैं। इनकरेक्ट इनअप्रोप्रिएट यूज और ईडीएम यूसेज, ये सिंपल होता है, ये अगर कभी दिखेगा भी तो प्रीलिम्स में दिखेगा। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पूरी इंग्लिश ही आपको देखोगे ना, इंपॉर्टेंट तो है। उसका रीजन ये है कि अगर प्रीलिम्स में 40 मार्क्स ऑन ऑफर है इंग्लिश के, और किसी का इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर है, तो वो बहुत लीड ले सकता है। क्योंकि ना देखिए, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी सारे जो हैं, उन क्वेश्चंस में आप बहुत स्पीड से कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये वोकैबलरी बेस्ड है, कहीं ना कहीं ये आपके वर्बल एबिलिटी बेस्ड है। तो अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, और आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रीलिम्स आपको अगर निकालना और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इंग्लिश में से 40 में से आप 30 से 35 नंबर का टारगेट कीजिए इजिली। और लोग करते हैं, उसके बेसिस पे अपना वो कट ऑफ हाई ले जाते हैं। तो अगर आपका कोई सेक्शन मैथ्स रीजनिंग में आपको लगता है थोड़ा वीक है, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, तो इंग्लिश में फोकस कीजिए। तो ये हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इनअप्रोप्रिएट यूसेज, ईडीएम यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कम। आगे देखते हैं तो वर्ड इंटरचेंज, अगेन प्रीलिम्स मेंस दोनों में दिख रहा है। वर्ड यूसेज सिर्फ प्रीलिम्स में, वर्ड रिप्लेसमेंट भी दोनों में सभी वोकैबुलरी बेस्ड टॉपिक है। एरर आइडेंटिफिकेशन, ग्रामेटिकल एरर, बहुत बात होती है इस बारे में, ग्रामेटिकल एरर, ये दोनों में आएंगे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ऐसी फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी प्रीलिम्स और मेंस में। अगेन फ्रेज रिप्लेसमेंट भी एक वोकैबुलरी बेस्ड टॉपिक है। आपने जितना लैंग्वेज पढ़ा होगा, सुना होगा, बात किया होगा, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना, ये भी प्रीलिम्स का टॉपिक है। देन पैरा कंप्लीशन इज अगेन अ मेंस टॉपिक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि कौन से टॉपिक। देखिए आप इंग्लिश को ना अलग से ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते कि ये प्रीलिम्स का मेंस का, बट एक आइडिया रहना चाहिए आपको। इसमें मेनली मेंस में जो समय खाएगा वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके अलावा सब कुछ डिपेंड करेगा आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, वोकैबुलरी की, फ्रेज रिप्लेसमेंट की। बेसिकली वोकैबुलरी अलग अलग फॉर्मेट में आ रही है, और एक एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ग्रामेटिकल एरर्स के हैं। तो एक ही हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है कि कौन से टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, ग्रामर, एरर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, ट्रेडिशनल वाले, नॉर्मल वाले है ना, फिलिंग द ब्लैंक, सिंगल एंड डबल ब्लैंक वाले, मैच द कॉलम, टू कॉलम्स वाले, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड इंटरचेंज, है ना, वर्ड यूसेज, ये प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए क्या है, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कोर्स हियर आल्सो। तो मेंस के लिए भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस, देखिए नए नए फॉर्मेट है, बीसीई फिक्स्ड है ना, और फर्स्ट टेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड, इस तरह के। ग्रामर में मल्टीपल एरर्स आ जाएंगे। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, टाइम समय ज्यादा दे रहे हैं आपको, मेंस में 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दे रहे हैं ना, तो मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चन आ गए। क्लोज टेस्ट में ट्रेडिशनल ना जाके 2 वर्ड्स पर ब्लैंक आ गए, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स 3 ब्लैंक्स वाले आ गए। मैच द कॉलम, 2 कॉलम्स विद कनेक्टर एंड 3 कॉलम्स। बेसिकली आपको ये समझना है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आप टाइम के हैंड आउट से करोगे, या आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखोगे, पैटर्न समझना जरूरी है। तो मैथ ग्रामर ही है, तो दो एरर भी हो तो ग्रामर के रूल्स ही लगेंगे ना। वोकैबलरी हो, अगर आपका क्लोज टेस्ट है, 2 ब्लैंक को, फिलिंग द ब्लैंक्स है 3 ब्लैंक को, लगेगा तो वोकैबलरी के रूल ही ना। तो अगर आपका वोकैबलरी स्ट्रांग है, अगर आप वोकैबलरी की प्रैक्टिस करते हो, आपका ग्रामर में कमांड अच्छा है, तो मल्टीपल एरर्स हो या वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सेम चीज डिफरेंट तरह से प्रेजेंटेड होगी, इतना ही फर्क आएगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें भी क्या हमारा ऑर्डर हो सकता है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अटेंड, स्टार्ट विद क्लोज पैसेज बिकॉज दीज आर द इजीएस्ट पैसेज। क्लोज पैसेज होगा, आपको वर्ड उसमें फिल इन करना होगा। फिर आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हो, अगेन वोकैबुलरी बेस्ड है। उसके बाद आप आरसी कर सकते हो, स्पेशली इजी क्वेश्चन प्लस द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। जो अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजियर क्वेश्चन है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद ग्रामर वाला पार्ट, वर्बल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं,
वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट हम कर सकते हैं, जिसमें ग्रामर, सेंटेंस स्टार्टर, वर्ड यूसेज, वर्ड इंटरचेंज, ये सारे। उसके बाद आप पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चन वाले या ऑड बनाउट, और लास्ट में पैरा कंप्लीशन या थीम ऑफ पैसेज, क्योंकि जनरली इसमें थोड़ा ओवरलैप होता है आंसर्स का, तो इसको हम देख सकते हैं। ऑर्डर यही रखना चाहिए, इजियर वाले क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, जो फटाफट आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ गए। आरसी इसलिए क्योंकि आरसी का वेटेज ज्यादा है, तो उसमें आप इजियर क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, फिर ग्रामर वाला पार्ट ला सकते हैं जिसमें वर्ड इंटरचेंज ये सब चल रहा है, और फिर लास्ट में पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस। तो देखिए, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर गुड ऑन वोकैबुलरी। मेरे को लगता है जिसका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, वो ये पेपर तो आराम से खत्म कर सकता है, बिकॉज वोकैबुलरी फ्री के नंबर है। अब आप बोलोगे फ्री कैसे? फ्री ऐसे हैं सर कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, कोई वर्कआउट नहीं करना, आंसर पता है तो सीधे तुरंत मार्क हो जाएगा। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इतना ही लगना है। अब उसके लिए मेहनत बैकग्राउंड में करनी है। आप बोलोगे कितने वर्ड्स याद करें, मैं बोलता हूँ 4000 वर्ड्स याद कर लो आप, है ना। अब आप कहोगे 4000 कैसे याद होंगे? बहुत आसान है, आप थोड़ा थोड़ा हर दिन करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, इन 40 दिन में, 45 दिन में आप बोलोगे कि 4000 वर्ड थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने में बड़े आराम से आप 4000, 3000, 4000 वर्ड याद कर सकते हैं। मैं एक नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं ना, हमें पता नहीं कौन सा वर्ड आने वाला है, हमें थोड़ी पता है लास्ट ईयर क्या आया, इस साल थोड़ी आ जाएगा। लेकिन जब आप वोकैबुलरी पढ़ते हो, इंप्रूव होती है, रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ते हो, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस के थ्रू पढ़ते हो, वर्ड पावर मेड इजी जैसा नॉर्मल लुइस का बुक पढ़ते हो, है ना, टाइम के हैंडआउट्स करते हो, तो आप रियलाइज करो कि वोकैब इंप्रूव की जा सकती है। और अगर वोकैब आपने इंप्रूव करी, तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो वोकैब के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, आपके क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे, है ना, आपके वर्ड इंटरचेंज के क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे फायदे हैं जी। प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर हो रहा है, वोकैब इज अ मस्ट। और ऑब्वियसली रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो रीड रीड एंड रीड ऑब्वियसली। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, डिफरेंट, आपको टॉपिक पढ़ो, एडिटोरियल्स हम सजेस्ट करते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ो, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ो। जब आप ऑथर पढ़ते हो अलग अलग, तो आपको रीडिंग राइटिंग स्टाइल्स पता चलते हैं। आप एडिटोरियल पढ़ो, उसको 1 सेकंड के लिए अखबार को नीचे रखो या ऑनलाइन पढ़ लो, तो फोन को नीचे रख के सोचो कि उसने कैसे आर्गुमेंट प्रेजेंट किया, क्या क्या उसने बोल बात करी, आपको कितना याद रहा। क्योंकि देखिए, रीडिंग एक स्किल है, स्किल इसलिए क्योंकि आपका टाइम बाउंड है वहां पे। तो अगर आप इन द मोमेंट रहेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मान लो आपको आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है, अब उसके बारे में कोई आर्टिकल आया, आपने एक बार पढ़ा और आपको कमाल उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, क्यों? आपके एरिया का टॉपिक है। आपको बिजनेस इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो टॉपिक आप अच्छे से। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी पे बेस्ड हो सकता है, आपको इकोनॉमी का कुछ नहीं पता, बैंकिंग पे बेस्ड हो सकता है, या फिर पॉलिटिक्स पे, किसी भी चीज पे हो सकता है, साइंस फिक्शन पे हो सकता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़िए, जो आपको पसंद नहीं है वो टॉपिक्स भी पढ़िए, और देखिए अपना आप कितना आपको इंप्रूवमेंट लगेगा अपनी रीडिंग स्किल में। तो स्पीडिंग रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर, रूल्स बहुत अच्छी चीज है, रूल्स आपको आने चाहिए, लेकिन रूल्स के आगे भी होता है सेंस ऑफ लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए किस तरह के एरर्स आते हैं। पहले स्टेप तो यही है कि आप रूल्स याद कीजिए। पहला स्टेप ये है कि सपोज आपका एजुकेशन हुआ है नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश एकदम से नहीं समझ में आती है, ठीक हो गया, आप तो आपका तो और बेस स्ट्रॉन्ग करके चलिए इंग्लिश का। उसके बाद देखिए कि क्या आ रहा है एग्जाम, किस तरह के एरर्स रिपीट हो रहे हैं, एक 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 जिस्ट बनाइए, उन एरर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए कि भाई सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स आ रहे हैं, है ना, या आपके प्रोनाउंस के एरर्स आ रहे हैं, या आर्टिकल्स के एरर्स आ रहे हैं, या एडजेक्टिव के एरर्स आ रहे हैं। तो ये चीज है, सिर्फ रूल्स याद कर लिए, एग्जाम्पल्स याद कर लिए, उससे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हंच पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छा नहीं भी करते, लेकिन 5 में से 4 सही कर पा रहे हैं, है ना, या 10 में से मान लीजिए 7 8 सही कर पाए, बहुत है, उतने उतने में खुश रहिए। ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फोकस इस चीज पे हो कि आपको रूल्स पता हो, बेसिक पता हो, बेसिक में गलती ना हो। कोई बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको सुनने में सही लग रहा है, आपको आता है, रूल पता है, वहां पे रूल तो नहीं पूछेंगे ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछते, आपको क्या समझ में आ रहा है जित अच्छा। जब आपने ज्यादा रीडिंग करी होगी, देखिए ना, आपने रीडिंग से डायरेक्टली इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपने रीडिंग ज्यादा करी होगी, आपको डिक्शन इंप्रूव होगा, ग्रामर आपको खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्या गलत है क्या सही है। तो रीडिंग पे फोकस करना।
ओ फिर वही बात आ गई, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस यू हैव टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स, आउटलुक, फ्रंटलाइन, बिकॉज द टॉपिक देयर covers economy, business, banking, वो सारी चीजें, and those are the kind of topics they expect you to be ready with in terms of your reading comprehension वाला passage. दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन जीए, ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस में, क्लोज टेस्ट में भी। ग्रामर में हम एक बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, मोस्ट आस्क्ड वर्ड्स हैं, आप उसको कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ओवर एंड अबव कीजिए ना, जितना जरूरी है उससे ज्यादा कीजिए। हाँ हम ये बुक देते हैं ग्रामर में जिसमें आप आपके सारे चीजें होंगी वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी चीजें कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं, मोर देन वेलकम। वोकैबुलरी के लिए ऑब्वियसली वी गिव यू बुकलेट, वहां से आप कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल लुइस इज अ गुड बुक, मेरे को लगता है उसको फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस पीओ पेपर्स लाइक रीजनिंग और क्वांट्स हमने कहा था। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप राजेंद्र पाल, प्रेमलता सूरी, आप वो भी देख सकते हो, नाम भूल सो कई बुक हैं। रेनन मार्टिन इज अ गुड बुक, है ना। एसपी बख्शी, या एसपी बख्शी टू मी इज अ वेरी गुड बुक, है ना। अगर आप एसपी बख्शी से कर सको, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उसको देखो, एक आध बुक ट्राई करो। और स्टूडेंट कंपेनियन विल्फ्रेड बेस्ट का वो तो है ही ना। जीए इकोनॉमी, इसमें देखिए मेंस का टॉपिक है, अभी तक जो हमने टॉपिक की बात करी वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के थे, ये मेंस का टॉपिक है। आपके पास 60 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, चार पांचों ऑप्शंस देखें, कई बार ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, कोई चीज आप जल्दीबाजी में मिस आउट कर सकते हैं। पांचों चॉइसेस देखें फिर उसमें मार्क करें। पहले राउंड में सिंगल लाइनर्स अटेंड कीजिए जिसको आप फटाफट रीड करके छोड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आपको समय तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें टाइम तो बहुत है। आपका बेस अच्छा बनाना चाहिए, लास्ट 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स कम से कम। मैं तो सजेस्ट करता हूँ लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, लोग 4 5 महीने कहते हैं, मैं तो 6 महीने के कहता हूँ। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपने पढ़े हुए होने चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स बड़ी कमाल चीज है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस में रेगुलर पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका काम आसान रहेगा। अब पूरा सीजन खुलने वाला है, एसबीआई पीओ आ गया, एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, सब में आनी है जीके। तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करो, तो आप कहोगे मेरा प्रीलिम्स का पता नहीं है, मेंस में पता नहीं, मैं जाऊं, अरे चले गए तो 15 दिन पे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो जब 15 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे तो पहले से पढ़नी पड़ेगी, है ना। और पहले से पढ़नी पड़ेगी, आप नहीं चाहते कि लास्ट में जाके इकोनॉमिक जीए जनरल अवेयरनेस की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। आप तो इसमें मैक्सिमाइज कीजिए जी। अगर आपके पास 60 क्वेश्चन है और आपके पास 60 मार्क्स है, तो कोशिश कीजिए 20 15 10 जितने आप कर सके। कट ऑफ कम ज्यादा है ठीक है, लेकिन आप जितना इसमें स्कोर कर लेंगे ना उतना फायदा है आपको। देखिए गैस वर्क तो बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने भाई 60 में से 50 करके आ गए, और आपने कहा जी 50 हो गए बहुत बढ़िया हो गया, और पता चला उसमें 40 गलत हो गए, और 40 गलत होंगे वो नेगेटिव कर देगा। सो सवाल ये है कि आपने ये भी देखना है कि मैं, अगर सपोज आई हैव टू टेक अ गेस, इट शुड बी अ कैलकुलेटेड गेस। 5 ऑप्शन है, मैंने बोला जी या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, चलिए यहाँ पे तो आप ले लीजिए 50% चांस है गट फीलिंग के साथ। आपको पता ही नहीं है, आप भगवान का नाम लेके ABCDE कुछ भी मार्क कर दे रहे हैं, तो उससे तो हो गया। तो गेस वर्क नहीं कीजिए, जहां तक हो सके वो आपके अच्छी चीजों को भी नेगेट कर देगा। हाँ जहाँ पे आपका कैलकुलेटेड गेस है, आपको लगता है ये हो सकता है, आपने सुना हुआ है या आपको कुछ फील आ रहा है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं, हिंदू, ऑब्वियसली हिंदू एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। मैं तो ये भी कहता हूँ स्टूडेंट को, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बाबा कुछ भी पढ़ लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको कोई यूपीएससी तो निकालना नहीं, सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है, आपको तो जनरल अवेयरनेस बिल्ड करनी है। बिजनेस टर्म्स हर दिन सुनोगे तो अंदर जानी शुरू हो जाएंगी कि भाई सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और एफडीआई क्या होता है, एफआई क्या होता है, और बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, और रेपो रेट क्या होता है, यही चीजें तो पढ़नी है। तो इसको प्लीज देखिए। आप इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ सकते हो, पर इकोनॉमिक टाइम्स ठीक है आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन हाँ ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं लोग। करंट अफेयर्स लास्ट 9 मंथ, ठीक है जी। मोर एम्फेसिस ऑफ करंट अफेयर्स और लास्ट 3 to 4 मंथ्स। अब देखिए बीच का रास्ता ले लें हम लोग, 6 महीने सफिशियंट है। और मैं कहूंगा मोर एम्फेसिस ऑन 6 मंथ, पूरा 6 महीने पे भाई साहब, है ना। अगर कोई एक आध क्वेश्चन 9 महीने वाला आ जाए तो आ जाए, लेकिन जनरली 6 महीने का एक स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको कीजिए। अच्छा इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए।
एक करंट अफेयर्स की मैगजीन रखिए जो आपको मंथली रिकैप दे दे। तो हम लोग तो मंथली पीडीएफ देते हैं पूरे करंट अफेयर्स का रैप अप करके, मंथली मैगजीन भी देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि भैया उसमें से पढ़ लो आप, है ना। अब स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना लेता है, वो भी ध्यान रखता है कि भाई ये तो मेंस का टॉपिक है, मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है, आपको मेंस में ही तो गेम खेलना है। जो मेंस जीत गया वही तो जीतेगा ना, प्रीलिम जीतने से क्या होगा। और जो आपका चांस खराब हो जाता है वो नंबर ऑफ चांसेस में काउंट हो जाता है। सो मेंस का ध्यान में रखिए। आप तो अर्जुन की क्या था वो, मछली की आंख पे ध्यान होना चाहिए आपको, मेंस में अच्छा करना है। मेंस में कहाँ स्कोर करना है, जीए में स्कोर करेंगे जी। तो उसकी तैयारी करते रहे, हर दिन आधा घंटा पढ़ेंगे ना, बाद में ऐसा नहीं लगेगा 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना पड़ रहा है 15 दिन में, जब प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आ गया। हर दिन आधा घंटा पढ़िए, 3 महीने का एक टारगेट रखिए। सारे एग्जाम्स खुले हुए हैं आपके सामने, आईबीपीएस से लेके आरआरबी से लेके इंश्योरेंस से लेके सब में आना है, करंट अफेयर्स एसएससी ले लो उसमें आना है। तो ये चीजें हैं, तो ये देखना है आपको जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नॉलेज देखिए बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ बताना तो चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। कुछ मटेरियल हम टाइम वाले प्रोवाइड करते हैं, वहां से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के अगर आप चीजें देखोगे वही से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई नए क्वेश्चन बनते नहीं है। और जो लेटेस्ट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चल रही है, जैसे भाई एआई चल रहा है या कुछ नया कोई आया है, चैटबॉट के बारे में बात हो रही है, कुछ ऐसा जो नई टर्मिनोलॉजी चली है उस पर ध्यान रखिए। तो ये बहुत मुश्किल होता नहीं है, जनरली क्लियर हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन के साथ ही आता है। चलिए अब देखते हैं कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या हो। हमने सेक्शन वाइज देखा कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो है जी स्टार्ट अर्ली। हम बोल रहे हैं 40 डे प्लान, बट स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा। जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे अपना थर्ड ईयर में जाते, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जाते हैं, अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं, बाय द टाइम दे आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम, दे आर प्रिपेयर्ड, बिकॉज एक सवा साल मिल जाता है। अगर आप फ्रेश तैयारी कर रहे हैं तो इसे एक्सपीरियंस लीजिए, 40 डे में देखिए आप कितना कितना कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स उसकी प्लानिंग कीजिए अपने सब्जेक्ट एरियाज की। 3 पीस पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको, हमने हर सेक्शन में बात करी, जितने आपने लॉजिकल पजल्स की प्रैक्टिस करी होगी, जितने क्वांट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, डीआई के जितने आपने वो करे होंगे। हम जो स्टडी मटेरियल बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के वो दे सकते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए सारी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, हो सकता है आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप मैथ्स में वीक हो। वीक नहीं, लेकिन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो सकता है रीजनिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो लेकिन आपका इंग्लिश में थोड़ा कम चल रहा हो। तो आपको अपने एरियाज आइडेंटिफाई करने, भैया मेरे मार्क्स कहाँ से निकलने वाले। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स मैक्सिमाइज नहीं कराते, मैक्सिमाइज कराता है इंग्लिश। लेकिन आप कमाल की बात देखिए, मेंस में जाके क्या होता है। मेंस में जाके इंग्लिश के हैं केवल 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, राइट। लेकिन क्वांट्स के कितने हैं, 60 मार्क्स। रीजनिंग के कितने हैं, 50 मार्क्स। तो 200 में से 110 तो ये खा जा रहे हैं। और 60 नंबर आपका जीए के हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अपने एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए। अच्छा, आप जब बेसिक्स पढ़ लें तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, मॉक्स लिखिए, जितने मॉक्स लिखेंगे उसका एनालिसिस कीजिए, ऑनलाइन और पेपर बेस्ड दोनों लिखिए। रेगुलर डिस्कशन में पार्ट लीजिए, देखिए क्वेश्चंस कैसे जल्दी हो सकते थे, कौन से एरियाज में अटक रहे हो, वो आपको बताएगा आपको कौन से एरियाज का रिवीजन करना है, कौन से एरियाज आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। जो वर्कशॉप क्लासेस हम कराते हैं उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, रिवीजन बैचेस में आ सकते हो, है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए कोई 5 ईयर प्रोजेक्ट तो है नहीं, एक अपने लिए डेडलाइन रखिए। चलिए साल भर, 8 महीने, सवा साल डेडलाइन रखिए, एक सीजन ऑफ एग्जाम्स या फिर अगला सीजन ऑफ एग्जाम्स। बहुत ज्यादा नहीं अटकना है। इतना अटक के फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आप सही से चलोगे, चीजों को समझोगे, ठीक है, फर्स्ट पैटर्न, पहला साल आपको पैटर्न समझने में लग गया, मटेरियल इकट्ठे करने में लग गया, बेसिक्स में लग गया, लेकिन सेकेंड ईयर फिर आपको निकलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हो, आप पहले से कर सकते हो, तैयारी आपने पहले से ही शुरू कर दी है, तो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ कर रहे थे, कुछ कुछ देख रहे थे, तो वो भी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न्स देखना, नए क्वेश्चन टाइप, जैसे मैंने बोला सीरीज में नए क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं, या क्लोज टेस्ट में नए क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं मेंस में। स्पेंड स्पेयर टाइम फॉर वोकेबलरी एंड जीए ईच डे, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये तो हम बात कर चुके हैं, वोकेबलरी और जीए तो ऐसा है कि गैस की गोली की तरह आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा जी। उसमें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उस समय तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय एकदम से पढ़ी नहीं जाएगी,
और जो ले रहे होंगे वो रेगुलर चल रहे होंगे तो उनको इजी पड़ेगा। ये है द रियल गेम चेंजर्स इन योर सिलेक्शन। यस प्लीज, दीज आर द रियल गेम चेंजर्स। चलिए जी, ये स्टडी प्लान एक हम टेंटेटिव देख लेते हैं, हर एक का अलग हो सकता है बट ये हमने एक बनाया हुआ है। तो जैसे डे वन में आप टॉपिक्स रीजनिंग के इजियर टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, और क्वांटिटेटिव में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ग्रामर में नाउन्स बेसिक। फिर डे टू का है, डे थ्री का है कोडिंग, डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन 2 दिन लेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर, प्रोनाउंस बेसिक, नाउन्स के बाद प्रोनाउंस। तो एक ऑर्डर में चल रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो सिंबल नोटेशन देख रहे हैं कि हर दिन हम तीनों चीजें कवर करें। ऐसा कभी भी मत कीजिए कि 4 दिन रीजनिंग पढ़ी, 3 दिन इंग्लिश पढ़ ली। हर चीज को समय दीजिए, क्योंकि हम 40 दिन की बात करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको हर चीज को कम से कम, लेट्स से क्वाड्रेटिक कंपैरिजन को आप 1 से 1.5 2 घंटे देते हो, सिंबल नोटेशन को आप 2 घंटे देते हो, ग्रामर को भी 2 घंटे दे दो, है ना। कभी ग्रामर को ज्यादा समय दे दो, डिपेंडिंग ऑन, अगर टॉपिक हैवी आ गया, जैसे अर्थमेटिक टॉपिक आ गया, जैसे 6 डे में हमारा टॉपिक है SICI AM, हमें लगता नहीं यार इसमें 4 घंटे देने की जरूरत है, सीरीज में भी इंपॉर्टेंट है, उधर कंजंक्शन प्रपोजिशन बेसिक्स है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन आप स्टडी प्लान अपना कर सकते हैं। लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया ये रहना है कि ये पैटर्न हमारा फॉलो होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने क्या किया है इसमें, जैसे मैं एग्जाम्पल, पहले इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन होगा क्योंकि ये फीडर टॉपिक है, ये आएगा। परसेंटेज होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, परसेंटेज होगा तभी SICI होगा, मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि ये परसेंटेज यूज करते हैं। फिर आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस साथ में पढ़ लेते हो। प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ज्योमेट्री होगा तभी मेंसुरेशन होगा, भाई मेंसुरेशन पूरा ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये चीज है। सिमिलरली नाउन्स होगा तभी तो प्रोनाउंस समझ में आएगा। फिर वर्ब्स एंड टेंसेस होगा, उसके एरर्स बहुत रहते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से स्टडी प्लान पहले 10 दिन। अगले 10 दिन में आप देखिए मेन पजल वाले एरिया में आ गए रीजनिंग में। अगले 10 दिन में भाई साहब पूरा रीजनिंग है, ये गेम है, क्योंकि इसमें सारे पजल्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखेंगे क्वांट्स में पूरा DI फोकस्ड हो गया है। तो पहले 10 दिन में आपने जहाँ अर्थमेटिक फोकस किया, अगले 10 दिन आपका DI फोकस है। और इधर इंग्लिश में देखेंगे वोकैबलरी और वर्बल एबिलिटी हो गया, ठीक है, बीच बीच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते रहे, लेकिन कितना वेटेज है इसका ग्रामर और वोकैबलरी का। तो ये चीजें आपको समझनी है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, गेट एन आइडिया। एक टेंटेटिव है भाई, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि किस ऑर्डर में होनी चाहिए चीज। पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल्स पढ़ेंगे, तभी तो पाई चार्ट पे, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ पे जाएंगे। पहले थोड़ी बार ग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे। केसलेट सबसे लास्ट में लिखा है, वो प्रायोरिटी कम होता है। डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन देखो लास्ट में लिखा है, 19-20 दिन बाद। क्यों? क्योंकि भैया ये मेंस में पूछा जाता है, लेकिन छोड़ा नहीं है उसको, क्योंकि जरूरी है। अच्छा, फिर रिपीट द प्लान फॉर डेज 1 to 20, राइट। ठीक है, तो 21 टू डे 20 में वो रिवीजन आ जाएगा इसका। 1 मॉक टेस्ट पर वीक एंड द एनालिसिस ऑफ द, ये इम्प्रूव ऑन वीक एरियाज, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स। देखिए मैं थोड़ा सा अगर ये कहूँ कि 1 मॉक टेस्ट पर वीक, अगर आप बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप ये ना सोचें मैं पहले सिलेबस खत्म कर लूँ फिर मॉक लिखूंगा। अब मॉक लिखिए जी, हफ्ते के 2 लिखिए मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, आपने पहले एग्जाम दिए हैं, तब तो आपको बॉस हर दिन एग्जाम, हर दिन मॉक लिखना चाहिए, हर दिन उसका एनालिसिस करना चाहिए। आप अपनी स्पीड भी बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन छोड़ने की टेक्निक भी देखेंगे, सही क्वेश्चन सिलेक्शन की भी आप उसमें तरकीब सीखेंगे। आप अपने एरियाज भी आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए इम्प्रूवमेंट ऑन वीक एरियाज एंड रिवीजन ऑफ टॉपिक, है ना, यही तो गेम है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया था 2 हफ्ते पहले, है ना, आज एक सवाल आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, मैं भूल गया, कुछ तो मैंने किया था। तो विच मीन्स दैट दैट टॉपिक रिक्वायर्स योर रिवीजन, है ना। वीक एरियाज है, आपको लगता है मेरे को ज्योमेट्री नहीं आती, लेकिन ज्योमेट्री का एक आध क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस पर वो काम कीजिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस से ही आए। जब आप एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे तब चीज। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं टाइम में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम फैकल्टी पढ़ाएं, वो लगाएं जिसमें, जो वेल ओरिएंटेड हो, जिन्हें पता हो वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें रिक्वायर्ड है ना। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस जो होती है उसमें बड़ा फोकस इस चीज पे कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होनी है, ज्ञान नहीं बांटना है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए सिलेक्शंस आते भी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर टॉपिक के पहले कवर किए जाते हैं, फिर उसी क्लास में एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है हैंड आउट के थ्रू। शॉर्टकट अप्रोच अच्छी चीज है। देखो कई क्वेश्चन में शॉर्टकट बहुत जगह लगता है, लेकिन शॉर्टकट कहीं भी मेंस एग्जाम में काम नहीं आता है, वहां कॉन्सेप्ट ही काम आता है।
लेकिन शॉर्टकट कुछ क्वेश्चन में जहां जरूरी है वहां जरूर यूज कीजिए। लेकिन अब बैंक वाले भी समझदार हो गए, उनको पता है शॉर्टकट सब बच्चों ने पढ़ लिया, वो शॉर्टकट देते ही नहीं है। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप बैंक एग्जाम में अच्छा करेंगे, है ना। देख, कोई टॉपिक छोड़े नहीं और सिलेक्टिव प्रिपरेशन तो करे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आसान टॉपिक का मुश्किल सवाल आ जाता है, और कभी कभी मुश्किल टॉपिक का आसान सवाल, जैसे ज्योमेट्री बहुत लोग कहते हैं नहीं करे पे, हम नहीं करें। ज्योमेट्री के कई बार बहुत आसान सवाल आ जाता है। तो देखिए, कोई चीज को आप नेगेटिव मत सोचिए कि ये नहीं करना, बेसिक सब में कीजिए। हाँ, आपको अपना एरिया पता होने चाहिए। लेट्स से आपका एरिया है फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक, ठीक है, आप अर्थमेटिक पे जाइए। आपका एरिया डीआई, आप डीआई पे जाइए। लेकिन कभी ज्योमेट्री का सवाल आ जाए, नंबर्स का सवाल आ जाए, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो खैर करना ही है, तो वो भी आपको आना चाहिए। बैंक एग्जाम ट्रेनिंग में हम किस पे, स्पीड मैथ टेक्निक, ऑब्वियसली स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्या शॉर्टकट है, स्क्वायर निकालने के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियरिंग अ बेस, फ्रैक्शन कंपैरिजन, अमटीन चीजें जी। बहुत सेशंस हो सकते हैं इस पे, है ना। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा मॉक में तो दूसरे को चेंज करो, स्कोर्स एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीजें। डेली प्रैक्टिस टेस्ट किए जाते हैं। एडमिशन डिस्कशन ऑफ पेपर बेस्ड मॉक बिफोर ऑल द एग्जाम, वर्कशॉप क्लासेस प्रीलिम्स मेंस की हम कराते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं स्टूडेंट्स को जी। तो हमारे यहाँ अपने सेंटर में भी हम बोलेंगे कि हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू। देखिए, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, सब जगह इंटरव्यू तो लगता ही है ना। आईबी के रिजल्ट्स भी हमारे हम देते हैं तो उसमें भी इंटरव्यू लगता है। तो इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन, पर्सनालिटी बिल्डिंग, नॉलेज सेशन मतलब आप ये सोचिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है, उसमें बिजनेस पे, इकोनॉमी पे, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे नॉलेज सेशंस हो रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज, हर बच्चे को 7 से 8 इंटरव्यूज दे जा रहे हैं। रेगुलर डाउट क्लेरिफाइंग सेशंस है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू तो है ही, ऑफलाइन भी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस हम कराते हैं, बेसिक करंट अफेयर्स क्रैकर मंथली मैगजीन, है ना, जीए सेमिनार्स देते हैं, पीपीटीज प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट, हमारा जो ऐप है, वेबसाइट पे दोनों पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, मंथली करंट। तो करंट अफेयर्स पे काफी फोकस है। करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्टूडेंट को स्पेशली बिठा के कराना पड़ता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स बहुत लोगों को सेविंग ग्रेस देता है, वहां से नंबर निकल के आता है। तो ये सब तरीके से कोशिश ये की जाती है कि ओवरऑल करंट अफेयर्स पे फोकस किया जाए। सो टाइम का ऐप है ना, टाइम फॉर बैंक एग्जाम्स, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, है ना, बैंक एसएससी सीजीएल का इंस्टाग्राम। क्लासरूम के लिए आप नियरेस्ट टाइम सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस तो आप इस लिंक पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोशिश यही है कि अच्छा किया जाए, बच्चों के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन ले सकता हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो। कोई भी क्वेश्चन आपके हो, कोई डाउट हो, और अगर आप कभी विजिट करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली नियरेस्ट टाइम सेंटर में जाके विजिट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मेंटरशिप लीजिए, समझिए कैसे कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीजें। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड होप, आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।